हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है, जो कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो टॉपिक्स इस यूनिट के हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो है, सबसे पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी, देन इनैंशियोमेरिज्म, then diastereoisomerism, then mesocompounds, then elements of symmetry, and last topic is chiral and achiral molecules। ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस के अंदर वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो तो सेम होता है, बट उनका जो स्पेस के अंदर एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो उन कंपाउंड्स को जो है स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है, एंड ये जो फिनोमिना होता है उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनमें क्या होता है, सिर्फ एक यही डिफरेंस होता है कि एटम स्पेस के अंदर अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। बाकी इनका नाम भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रेफिक्स होते हैं वो अलग अलग लगते हैं। जैसे कि सिस हो गया एंड ट्रांस हो गया, प्रीफिक्स अलग लगते हैं, बाकी का इनका नाम भी सेम होता है, इनके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो भी सेम होते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ये है सिस 2 ब्यूटीन एंड ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर्स है, इनका नाम भी सेम है, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सब कुछ इनका जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ प्रेफिक्स जो है वो डिफरेंट होता है। एंड ये किस वजह से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका जो स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से अलग अलग प्रेफिक्स जो है वो लगते हैं, ठीक है। अब सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। तो यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप सेम साइड है, इसलिए इसका नाम सिस 2 ब्यूटीन है। एंड इसके अंदर CH3 ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे, इसलिए ये जो है ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। इस तरीके से सिंपली होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन एग्जांपल वो सब जो हमने यहाँ पर देख लिया। नाउ जो आइसोमेरिज्म या फिर जो आइसोमर्स टॉपिक है, इसके बारे में हमने स्टार्ट करा था जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी सेकंड सेमेस्टर के अंदर 1 पर। तो उसके अंदर हमने जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला पार्ट है ये कंप्लीट हमने सेकंड सेमेस्टर के अंदर डिस्कस करा था। एंड जो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर हम जो स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट है ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आइसोमर्स क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो तो सेम होता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड दूसरी तरफ आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सेम होते हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो स्पेस के अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चेन आइसोमर्स, इनमें क्या होता है कि चेन की लेंथ जो है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमर्स, इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है दोनों आइसोमर्स के अंदर। देन आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं दोनों आइसोमर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन एटम्स का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक साइड 2 हो गया, एक साइड 3 हो गया, तो दोनों आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप के साइड साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उस आइसोमेरिज्म को जो मेटामेरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन जो है उसका माइग्रेशन हो जाता है एक पॉलीवेलेंट एटम से दूसरे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिंग चेन आइसोमर्स, इनके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो आइसोमर्स का सेम होता है, ठीक है, बट एक जो है वो रिंग फॉर्म में होता है, एक जो है वो चेन फॉर्म के अंदर होता है। तो ये थे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो आता है कॉन्फिगरेशनल, एक होता है कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम यही फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनके बारे में हम लोग सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड टाइप इसके अंदर आता है कन्फर्मेशनल, इसके अंदर एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ये सारे आते हैं, ये भी हम सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, एंड इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम होती है, बट इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि लाइट की तरफ इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अभी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, एक आइसोमर क्या करेगा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसे लेफ्ट के अंदर रोटेट करेगा, दूसरा क्या करेगा कि राइट के अंदर रोटेट करेगा। तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में इनका जो बिहेवियर होता है दोनों आइसोमर्स का वो अलग अलग होता है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ जो है इन दोनों आइसोमर्स की सेम होती है। तो
इन्हें जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है एंड ये जो फिनोमिना होता है इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं COOH CCH3OHH ये एंड दूसरा COOH COHH CH3। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ये भी दो टाइप्स के आ जाते हैं हमारे पास, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल्स जो है वो हमें समझ में आ जाएंगे। नाउ जो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनकी जो ऑप्टिकल रोटेटरी पावर होती है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो ये रोटेट होते हैं तो वो रोटेट इक्वली होते हैं, बट क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिंपली क्या मतलब होता है कि कोई भी एक कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो जो प्लेन है पोलराइज लाइट का उसे रोटेट कर सकता है, तो उस कंपाउंड को जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। एंड जो उसकी एबिलिटी होती है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, उस एबिलिटी को जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसकी वाइब्रेशंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी। जैसे कि ये है, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट होगी, इसकी जो वाइब्रेशंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर हो रही है। एंड अगर हम बात करें ऑर्डिनरी लाइट की तो उसकी वाइब्रेशंस जो है वो अलग अलग या फिर ये कहें सारी ही डायरेक्शंस के अंदर होती है। जैसे ये जो है ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसकी जो वाइब्रेशंस है वो सारी की सारी डायरेक्शंस के अंदर हो रही है, ये हम लोग देख सकते हैं। सो प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट होती है, एंड जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो मल्टीपल प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट होती है, फिर ये कहीं सभी प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट होती है। अब हम एक ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो ऑर्डिनरी लाइट है उसे प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे एक पोलराइजर जो है या फिर ये कहें पोलरॉइड जो है उससे पास करते हैं। सो सिंपली जब हम एक ऑर्डिनरी लाइट को पोलरॉइड से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसके वाइब्रेशंस मल्टीपल प्लेन से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर होने लग जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी का प्रोसीजर देखिए, उसके अंदर क्या है, सबसे पहले एक लाइट सोर्स है जिससे हमें लाइट मिल रही है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट है वो मल्टीपल प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट होती है, जब हम उसे पोलरॉइड से पास करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट होगी, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक पोलैरीमीटर ट्यूब है ये, जिसके अंदर हमने सैंपल को डाला। ठीक है, अब सैंपल जब हम पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, अगर जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या करेगा, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है इसे रोटेट कर देगा। तो मतलब पहले तो ये लाइट इस तरीके से वाइब्रेट कर रही थी, बट अब इस तरीके से कर रही है तो ये अल्फा एंगल से जो है रोटेट हो गई। तो जब एक कंपाउंड जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एक एंगल से रोटेट कर देता है तो उसे जो है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वो हम लोग कहते हैं। अब ये रोटेट तो हो गया, अब हम इसे एनालाइजर से पास करेंगे तो उसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कुछ रोटेशन हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि गिवन कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर किसी भी तरह का रोटेशन नहीं होगा एंड जिस तरीके से हमने लाइट को पास करा था वैसे की वैसी लाइट यहाँ पर निकल जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और अगर यहाँ पर कोई डेविएशन या फिर कोई एंगल हमें दिखेगा जिससे कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सो अगर हमें पता लगाना है कि गिवन सब्सटेंस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो हम एक ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड में अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हुआ, मतलब गिवन सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर सेम टू सेम हमें वही का वही मिल गया तो उससे क्या होगा कि मतलब वो सब्सटेंस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नाउ जो किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसे डिटेक्ट करा जाता है, मेजर करा जाता है, पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे। नाउ कोई भी कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करेगा या फिर ये कहें कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उस कंपाउंड को जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा। ठीक है, एंड ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट के अंदर रोटेट करेगा उसे जो है हम लीवो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कितना डिग्री ऑफ रोटेशन देखने को हमें मिला जब हम क्या करेंगे, एक 1 डेसीमीटर ट्यूब को यूज़ करेंगे एंड कंपाउंड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे 1 ग्राम पर मिलीलीटर यूज़ करेंगे। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, specific rotation is the number of degree of rotation that is observed if a 1 decimeter tube is used and the compound being used is present to the extent of 1 gram per milliliter। इसका फॉर्मूला आ जाएगा specific rotation equal to थीटा अपॉन L इंटू डी। थीटा क्या है, ये है कितना ऑब्जर्व करा है हमने रोटेशन, मतलब उसके अंदर जो है उस कंपाउंड के अंदर कितना रोटेशन हमें देखने को मिला है।
देन यहाँ पर L जो है ये लेंथ है उस ट्यूब की, एंड D जो है ये डेंसिटी है प्योर लिक्विड की, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है स्पेसिफिक रोटेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है इनैंशियोमेरिज्म। तो इनैंशियोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे आइसोमर्स या फिर ये कहें ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, एंड मिरर इमेज के ऊपर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब होता है, जैसे इसको हम सीधे के सीधे इसके ऊपर रखेंगे तो अगर ये इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाता है तो वो सुपर इम्पोजेबल होगा, बट अगर हम लोग इसे देखें, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, OH H के ऊपर आएगा एंड H जो है वो OH के ऊपर आएगा, तो मतलब ये जो है ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल इनैंशियोमेरिज्म का यही है, जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है COOH CCH3OH, ठीक है। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से ही बनेगी। तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, एंड जो ये मिरर इमेज है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, तो उन आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं, एंड इस फिनोमिना को जो हम इनैंशियोमेरिज्म कहते हैं। नाउ जो ये इनैंशियोमर्स होते हैं ये स्टेबल आइसोमर कंपाउंड्स होते हैं। ये एक दूसरे से सिर्फ मेन एक चीज़ के अंदर डिफर करते हैं, वो क्या होता है कि स्पेस के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो इनका अलग अलग होता है। अब इन्हें ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट नहीं करा जा सकता इनैंशियोमर्स को। इनैंशियोमर्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बट इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के साथ में इंटरेक्शन होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। एक अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा तो दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर करेगा, एक राइट में करेगा तो दूसरा लेफ्ट में करेगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट के साथ में वो डिफरेंट होता है, बाकी जो है सब इनके अंदर सेम होता है। देन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी इनैंशियोमर्स की सेम होती है, बस एक डिफरेंस आता है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स होते हैं उनके साथ जो है इनकी रिएक्शन वो अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आएगा डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं होते एंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते, उन्हें जो है डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है, एंड इस फिनोमिना को डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग ये हमारे पास चार जो स्ट्रक्चर्स है वो बने हुए हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट एंड थर्ड ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है एंड ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे ना। कोई भी एक कंपाउंड होता है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो आइसोमर्स है वो कितने होंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स जो हैं वो n है तो टोटल आइसोमर्स क्या होंगे, 2 to the power n स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं उसके पॉसिबल होंगे। जैसे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये हैं 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 to the power 2 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो इस वजह से 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल जो है इसके टोटल 4 आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये 4 स्टीरियो आइसोमर्स हमने बना दिए 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल के। अब हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं एंड ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये क्या हो गए, ये इनैंशियोमर्स हो गए। दूसरा हम लोग देखें थर्ड एंड फोर्थ, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इस वजह से ये भी एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो जाएंगे ना। अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फोर्थ जो हैं ये भी मिरर इमेजेस भी नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इस वजह से ये भी हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। देन हम बात करें सेकेंड एंड थर्ड की, इनका भी सेम वही है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, तो इस वजह से ये भी डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें सेकेंड एंड फोर्थ की तो ये भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होंगे, ये भी डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड के जो अलग अलग आइसोमर्स बना सकते हैं, उन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन से इनैंशियोमर्स होंगे, कौन से डायस्टीरियोमर्स होंगे। अब जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी सब जो है इनकी वो डिफरेंट होती है। नाउ जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं एंड इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या फिर क्या है कि उसके अंदर स्पेसिफिक रोटेशन हो ही ना ऐसा भी हो सकता है।
तो अगर हम लोग देखें तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं, बट डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। डायस्टीरियोमर्स के स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में हम कुछ पर्टिकुलर कह नहीं सकते हैं, ठीक है। इनैंशियोमर सिंपली क्या होता है, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के एंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, एंड डायस्टीरियोमर्स जो है ये मिरर इमेजेस भी नहीं होते एंड सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड होगा जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे एंड साथ ही साथ इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो भी प्रेजेंट होती है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है एंड जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है उसे जो है मीजो कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ये जो स्ट्रक्चर है ये मीजो टार्टरिक एसिड का है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एंड साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है कि एक जो कोई भी कंपाउंड है उसे दो इक्वल मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड करती है। जैसे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये और ये कंपाउंड जो है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कंपाउंड है ये एक मीजो कंपाउंड हो जाएगा एंड ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ होती हैं जिसके अराउंड एक सिमेट्री ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई भी जो कायरल ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड जो है वो अकायरल होगा, ठीक है। अब हमारे पास चार तरह की एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। फर्स्ट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो वन बाय वन करके इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी मिरर प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल को दो सिमेट्रिकल हाफ्स के अंदर डिवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि एक हाफ जो होता है मॉलिक्यूल का वो रिफ्लेक्शन या फिर मिरर इमेज होता है दूसरे हाफ का। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये है मीजो टार्टरिक एसिड। अभी हमने इसे मीजो कंपाउंड के अंदर भी देखा था। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये एक प्लेन जो है ये प्रेजेंट है जिसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ये क्या कर रहा है, कंपाउंड को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है एंड ये दोनों पार्ट्स जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। तो सिंपली ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा भी एग्जांपल है हमारे पास ClCHBrH। अगर हम इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखें तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कंपाउंड दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो रहा है एंड ये दोनों हाफ्स जो है वो मिरर इमेजेस है एक दूसरे के। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। नाउ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम इज जॉइंड टू इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, इफ एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड इट इन ओपोजिट डायरेक्शन मीट्स एन इक्विवेलेंट एटम। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है एक इमेजिनरी पॉइंट होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, जिससे अगर हम स्ट्रेट लाइन से एक एटम को जोड़ें एंड उसे हम ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्वली हम लोग इसको खींचे तो हमें सेम एटम जो है वो वापस से मिलता है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग इस एटम को जोड़ें तो इसके भी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें सेम एटम मिल रहा है। इस एटम को अगर हम जोड़ें तो इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमें सेम मिल रहा है। इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर भी हमें सेम मिल रहा है एंड CH3 को हम लोग देखें तो ये भी हमारे पास सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिससे अगर हम दोनों डायरेक्शन के अंदर देखें तो हमें सेम एटम जो है वो मिलता है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मॉलिक्यूल से पास होती है इस तरीके से कि जब हम उस मॉलिक्यूल को एक एंगल से रोटेट करेंगे एंड वो एंगल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। जब हम उस मॉलिक्यूल को एक एंगल से रोटेट करेंगे तो हमें सेम अरेंजमेंट जो है वो वापस मिल जाए। उस एक्सिस को जो है हम एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम सिंपली देखिए हमारे पास जो डायग्राम है cis-1,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन का, ठीक है। ये एक हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक इमेजिनरी लाइन होगी जो इस मॉलिक्यूल से इस तरीके से पास कर रही है कि जब हम इसे एक एंगल 360 डिग्री बाय n से रोटेट करेंगे तो हमने यहाँ पर इसे 180 डिग्री से रोटेट करा तो हमें वापस से सेम अरेंजमेंट एंड सेम टू सेम मॉलिक्यूल जो है वो मिल गया। तो 360 डिग्री को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम वाटर के अंदर देखें तो वाटर के अंदर भी 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मतलब जब हम उसे 180 डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं तो हमें सेम अरेंजमेंट जो है वो वापस मिलता है।
नाउ नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री वो आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमें वापस सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा, बट इसके अंदर क्या होगा, किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम लोग 360 डिग्री बाय एन एंगल से रोटेट करते हैं एंड देन हम उसकी मिरर इमेज देखते हैं। तो अगर मिरर इमेज जो है वो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के सेम होगी तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग 90 डिग्री एंगल से रोटेट करें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब इसके बाद में इस कंपाउंड का हम लोग मिरर से जो है रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब अगर जो ये रिफ्लेक्शन है वो स्टार्टिंग कंपाउंड की जैसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 मतलब 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। सो जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू possess an n-fold alternating axis of symmetry if rotation through an angle of 360 degree by n about the axis and then followed by reflection in a plane perpendicular to the axis gives a structure similar to the original molecule। मतलब हमें सेम स्ट्रक्चर तो मिलता है बट मिरर के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद मिलता है, तो उसे जो हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मिरर इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब जैसा हमारे पास एनेंटियोमर्स थे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं थे, उसी तरीके से कायरल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, वो मिरर इमेजेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। तो जो कायरलिटी या फिर ये कहें कि कोई भी मॉलिक्यूल का कायरल होना जो है ये सफिशिएंट कंडीशन होती है एनेंटियोमर के एग्जिस्ट करने के लिए। मतलब कोई भी कायरल मॉलिक्यूल है वो एनेंटियोमर के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। एंड जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे कायरल मॉलिक्यूल का हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसकी मिरर इमेज है ये, बट ये जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। नौ एक टर्म और आती है हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कि कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड है वो डिफरेंट होंगे एंड इसके अंदर सिमेट्री जो है किसी भी तरह की वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो उस कार्बन एटम को जो है कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है। जैसे हम इस कंपाउंड को देखें, ये क्या है, क्लोरो आयोडोमीथेन सल्फोनिक एसिड। तो इसके अंदर अगर हम लोग इस कार्बन को देखें, इससे जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड है वो डिफरेंट है, इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से इस कार्बन एटम को हम कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है वो कह सकते हैं। अब कायरल सेंटर एंड कायरल मॉलिक्यूल इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कायरल सेंटर एक अलग चीज़ होती है, कायरल मॉलिक्यूल जो है वो एक अलग चीज़ होती है। नाउ लास्ट टॉपिक आता है ए कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, ये है डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, इसकी मिरर इमेज ये है। जब हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर अब क्या है, ये और ये जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती हैं। तो ए कायरल मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस यूनिट के नोट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो मैं जल्दी से जल्दी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगी। इस चीज़ को जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।